देखते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 कहती है कि एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड द रेलेवेंट फैक्ट्स। तो अगर आप इस सेक्शन को देखेंगे तो ये सेक्शन जो है एक तरह का लिमिट लगा रहा है। दिस सेक्शन इज इम्पोजिंग अ काइंड ऑफ लिमिट। लिमिट किस पे? कि एविडेंस देने पे, कि किस तरह का एविडेंस जो है कोर्ट में दिया जा सकता है, उसके ऊपर ये लिमिट लगाती है सेक्शन। और उसका रीज़न इज़ वेरी सिंपल। रीज़न उसका ये है कि कोर्ट प्रोसेसेस जो हैं वो ज़्यादा डीक्लटर्ड रहें, ज़्यादा क्लटरिंग ना हो। हम कोई हर किसी इरेलेवेंट चीज़ का एविडेंस नहीं देना है। तो जो सेक्शन है ये कहती है कि एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट्स एंड द रेलेवेंट इश्यूज ओनली। फैक्ट्स एंड रेलेवेंट इश्यूज के ही एविडेंसेस दिए जाएंगे। सो लेट्स रीड द सेक्शन फर्स्ट। एविडेंस मे बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग्स of the existence or non-existence of every fact in issue. What is important here? The fact in issue. The fact in issue. उसका जो fact in issue है उसके की existence और non-existence of that fact, उसके रिलेटेड को एविडेंस को दिया जा सकता है। एंड ऑफ सच अदर फैक्ट्स एज आर हेयर इन आफ्टर डिक्लेयर टू बी रेलेवेंट। दूसरी क्या चीज़ आ गई यहाँ पे? कैसे फैक्ट्स होंगे वो? रेलेवेंट। एंड ऑफ नो अदर्स, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे। दो चीज़ें क्या हैं? कि पहली बात तो यह है कि अगर हमने एविडेंस किसी सूट में या किसी लीगल प्रोसीडिंग में जो एविडेंस है वो दो चीज़ों का दिया जाएगा। तो पहला है फैक्ट इन इशू और दूसरा है रेलेवेंट फैक्ट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जांपल। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अब मान लीजिए कि ए किल्स बी। सो नाउ द फैक्ट इन इशू आर टू। वन, A caused death of B. A caused what? Death of B. And the second fact which is important, that is A has the intention of causing death of B. So these are the fact in issue. Because here what we are going to do? We are going to place charge on B, A for the murder of B. तो मर्डर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? कि पहले तो ए ने बी को मारा होना चाहिए, उसकी डेथ हुई हो बी की। और दूसरी चीज़ क्या है जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट? वो ये है कि ए की इंटेंशन थी बी को मारने की। ए हैज़ द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ ऑफ बी। सो दीज टू आर द फैक्ट इन इशू। अगर कोई एविडेंस इन दोनों फैक्ट से रिलेटेड है, ये जो हमारे दो फैक्ट इन इश्यूज थे, इफ एनी एविडेंस इज रिलेटेड टू दीज टू फैक्ट्स, तो दैट इज परमिसिबल। वो एविडेंस परमिसिबल है इन द कोर्ट ऑफ लॉ एज पर सेक्शन 3 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। दैट इज दिस सेक्शन, that evidence is permissible. Now after that, for example, if evidence is not related to, अगर एविडेंस रिलेटेड नहीं है फैक्ट इन इशू के साथ, फिर क्या करेंगे हम? फिर अब हम नेक्स्ट चेक है वो है रेलेवेंट फैक्ट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, व्हाट इज द रेलेवेंट फैक्ट। रेलेवेंट फैक्ट जो है, जो रेलेवेंसी है फैक्ट्स की, अगर कोई हमारे फैक्ट इन इशू के साथ
जो हमारा मेन फैक्ट इन इशू उसके साथ रिलेटेड है कोई फैक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल इन यू नो when any crime happens, the first thing is intention, the second thing is preparation, and the third thing is execution. These are the stages of crime. Now these three stages are there. So now A killed B because B earned a lot of money to A. एक जो बी ने तो बी का बहुत ज़्यादा कर्ज लेके रखा था ए से, तो ये क्या हो गया अब, दिस बिकम्स अ रेलेवेंट फैक्ट कि उसकी इंटेंशन, उसकी ऐसी इच्छा क्यों हुई बी को मारने की, क्योंकि बी ने ए से बहुत ज़्यादा पैसा लेके रखा हुआ था। तो ये इंटेंशन को प्रूव करता है। सो दिस बिकम्स अ रेलेवेंट फैक्ट एंड ये एविडेंस भी देन परमिसिबल होगा कोर्ट में, बिकॉज दिस इज अ रेलेवेंट फैक्ट। नाउ सेकंड, ए किल्ड बी with a knife, and now we have a fact that A purchased knife just before murder from C. So ये evidence, because this is linked with the main fact in issue, so ये evidence भी permissible होगा. This evidence will also be permissible कि A purchased a knife from C, और इसका जो है evidence भी कोर्ट में allow किया जाएगा. So this is now there is one more thing that is very important we need to understand कि एविडेंस हमने देखा दो टेस्ट है एविडेंस के लिए कि कौन सा एविडेंस कोर्ट में दिया जा सकता है। एक तो पहला जो फैक्ट इन इशू के साथ रिलेटेड हो, जो मेन फैक्ट इन इशू है, और दूसरा है जो रेलेवेंट फैक्ट हो। नाउ कई बार क्या है कि कई बार कोई फैक्ट जो है वो रेलेवेंट है केस के, रेलेवेंट फैक्ट है, बट वो एडमिसिबल नहीं होगा कोर्ट में। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी। एडमिसिबिलिटी के लिए कुछ रूल्स हैं, वो फॉलो होने चाहिए एविडेंस को एडमिट करवाने के लिए। फॉर एग्जांपल, मान लो कोई हमारे पास एक रिकॉर्डिंग है कि ए किल्ड बी एंड ए टोल्ड दिस टू हिज वाइफ डी, अपनी वाइफ को बताया, एंड पुलिस वांट्स टू हैव द कन्वर्सेशन रिकॉर्डिंग which is in the phone of D between A and D. A और उसकी वाइफ की जो कन्वर्सेशन हुई है उसकी रिकॉर्डिंग जो है पुलिस लेना चाहती है, या उसकी वो एविडेंस पुलिस कलेक्ट करती है। अब क्या है, जब वो पुलिस वो एविडेंस कलेक्ट करती है तो वो एविडेंस एडमिसिबल इन द कोर्ट नहीं होगा। रीज़न क्या है कि A एंड D आर हस्बैंड एंड वाइफ, ये हस्बैंड एंड वाइफ है, एंड हस्बैंड एंड वाइफ के बीच की कन्वर्सेशन इज ए प्रिविलेज्ड कन्वर्सेशन। तो जो लीगल रूल में है, लीगल रूल ये कहता है हस्बैंड एंड वाइफ की कन्वर्सेशन इज ए प्रिविलेज्ड कन्वर्सेशन एंड दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस। तो ये हालांकि दैट कन्वर्सेशन जहाँ ए अपनी वाइफ को बताता है कि मैंने बी को मारना है और उसके लिए मैं एक चाकू खरीद के लेके आया हूँ, वो एक रेलिवेंट फैक्ट है, फैक्ट इन इशू के साथ भी है वो रिलेटेड, एंड इट्स अ रेलिवेंट फैक्ट, बट दैट इज़ नॉट एन एडमिसिबल फैक्ट बिकॉज लीगल रूल्स के हिसाब से द कन्वर्सेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इज अ प्रिविलेज्ड कन्वर्सेशन एंड दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट हस्बैंड। सो दिस इज द सेक्शन 3 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और इसमें बेसिकली क्या है, हमें किस तरह के एविडेंसेस कोर्ट में दिए जा सकते हैं वो उसके बारे में बताती है। तो अगर हम इसको रिकॉल करें तो हम ये कहेंगे कि एविडेंस वही परमिसिबल है कोर्ट में जो फैक्ट इन इशू के साथ या तो रिलेटेड है
या जो रेलिवेंट है फैक्ट इन इशू के साथ, रेलिवेंट होने के साथ साथ वो बट एडमिसिबल भी होने चाहिए कोर्ट में। अगर वो सभी लीगल रूल्स को फॉलो करते हैं, ओनली देन दे विल बी अलाउड टू बी गिवन इन द कोर्ट। सो दिस वॉज सेक्शन 3 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम।